हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं 9 PM पे। तो आज की क्लास वर्ग 2 पेपर 2 वालों के लिए है सामाजिक अध्ययन, और वो सहायक शिक्षक वालों के लिए है सामान्य ज्ञान करके, सभी के लिए है ये। तो ध्यान रखेंगे, आज की क्लास में हम लोग जहाँ से छोड़े थे सामाजिक अध्ययन को, वहीं से स्टार्ट करें। इकाई 3 मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, देख रहे थे डेमो कैसे क्वेश्चन हमारे द्वारा हमारे टेस्ट सीरीज में सम्मिलित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लगभग हम लोग ने 19 क्वेश्चन पिछले क्लास में देखे थे। उसके बाद हम लोग ने एक क्लास पर्यावरण पे देख लिया था पेपर 1 के लिए। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन के बाद, और थोड़ा सा क्वेश्चन करा देते ताकि गुप्त साम्राज्य भी कवर हो जाए, क्योंकि उस 19 क्वेश्चन में ज़्यादा मौर्य साम्राज्य कवर हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो क्लासेस है शिक्षक भर्ती सीजी टेट दोनों के लिए है, तो दोनों लोग अपना तैयार हो जाइए और डेली 9 PM पे आप लोग आ जाया करिए। क्लास को एक भी मिस मत करिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन है। मान के चलिए आज से लेकर पेपर नहीं होने तक आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 9 PM हो चुका है। आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स में। देखते हैं आपकी तैयारी क्या है। अब जहाँ से भी कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, तो आप बताइएगा आपकी जो तैयारी है वो पूर्ण है कि नहीं, आप तैयार हैं कि नहीं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिन लोग भी यूट्यूब से अभी तक नहीं जुड़े हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के बाद ये नंबर को सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, और जो हम लोग का प्रैक्टिस ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की फीस लेते हैं, पूरा टेस्ट सीरीज टाइप का कंप्लीट टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट का। जैसे यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे वहाँ पूरे 150 नंबर के सिलेबस का हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो चलिए 19 क्वेश्चन तक हुआ था, आज से 20वां क्वेश्चन स्टार्ट करें, वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं अगले जहाँ एपिसोड में छोड़े थे। चलिए लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। लाइव चैट में आप लोगों को साथ साथ आंसर देते चलना है। और ध्यान रखेंगे, अगर आप तैयारी नहीं किए अभी इस टॉपिक को, तो भी आप क्वेश्चन देखिए। इसी लगभग 20-25 क्वेश्चन अभी कराएंगे, उसी में ही आपके ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बोल सकते हो कि वेरी वेरी IMP क्वेश्चनों को मेरे द्वारा यहाँ सेलेक्ट करके लिया गया है। ठीक है, चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तरफ आपका अभिलेखों की सूची दी गई है, दूसरी तरफ आपको राजाओं की सूची दी गई है। इसको आपको मिलाना है। तो क्या क्या अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, विल्सड अभिलेख, भीतरी अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और मधुगुप्त, वंधुगुप्त। वधुवर्मन बोला जाता है, वंधुवर्मन। चलेगा, तो इसको देखेंगे। इसके कूट आपको मैं दिखा रहा हूँ अगले स्लाइड में, हालांकि वो छोटा करना पड़ेगा, तब आपको एक स्लाइड में दिखेगा। चलिए कोशिश करिए। देखिए आप लोग थोड़ा सा 10 सेकंड का समय ले लीजिए, क्योंकि अगर आप टाइप करते हैं आंसर को, भले वो सही हो चाहे गलत हो, तो आपको लंबे समय तक दिमाग में रहेगा कि मैंने गलत हो गया, तो ये लगाया था तो गलत हो गया था, ये सही है करके। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लाइव चैट में आप आंसर जरूर दिया करें। बाद में देखते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिए, लेकिन आप आंसर जरूर दीजिए ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए देखते जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसको हम लोग एक बार याद कर लेते हैं साथ ही साथ, इसीलिए मैं बोला तैयारी नहीं किए तो भी लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम याद करते जाएंगे। देखिए पहला का ए है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो ये समुद्रगुप्त का ही है। ठीक है, दूसरा का क्या है? बिलसर अभिलेख, ये कुमारगुप्त का है, लाइन से ही है। ठीक है, तीसरा क्या है? भीतरी अभिलेख, एक स्कंदगुप्त का ही है। मंदसौर अभिलेख आपका वंधुवर्मन का है। ठीक है, इसको एक और नाम बोलते हैं, उसको देख लीजिएगा। बाद में आप क्लास देखे होंगे तो आपको जानकारी होगा, क्लास भी इसका मैं करवा चुका हूँ पूरा। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, वेलसर अभिलेख है कुमारगुप्त का, भीतरी शिलालेख है स्कंदगुप्त का, और मंदसौर लेख है वंधुवर्मन का। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है कि जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है कला एवं स्थापत्य, दूसरा है साम्राज्यवाद, तीसरा है राजस्व एवं भूमि कर, चौथा है साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। चलिए बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। गुप्त राजवंश से संबंधित आपको बताना है जो गुप्त राजवंश है किस लिए प्रसिद्ध था। कुछ तो खासियत रही होगी इसकी, जो आज सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बताएंगे जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। बहुत सारे उन्होंने स्थापत्य स्थापित किए हैं, जिसके बारे में हम लोग ने थ्योरी जब पढ़े थे तब देखे हैं, और आपने पढ़ के आया होगा तो आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो आपको बताना है कालिदास। कालिदास के बारे में बहुत पढ़े होंगे आप, चाहे हिंदी के कवि, ठीक है, हिंदी के सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में भी पढ़ते हैं कालिदास। तो किसके कवि थे, किस समय, किसके शासनकाल के समय ये थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा ऑप्शन है हमारा हर्ष। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग और ध्यान देंगे। सिलेबस आपका जो 100 नंबर का होना है तो उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, आपको उसी प्रकार देना रहेगा। पूरी प्रायिकता है कि केवल अंकों का जो विभाजन वो कम किया जाएगा, और बाकी अगर सब्जेक्ट वाइज किया जा भी जाता है तो हम आपको उसको कवर कर लेंगे। हमारे बैच में अगर आप जुड़े होंगे, व्हाट्सअप में जुड़े होंगे हमसे, तो हम उसको कंप्लीट करा लेंगे। चाहे 3 महीने का समय वो देगा तो भी हम उसको कंप्लीट करा लेंगे। तो परेशान नहीं होना है, वो हमारा टेंशन, हम आपको कैसे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जो नया सिलेबस कुछ ऐड हो गया या सब्जेक्ट वाइज हो गया तो भी हम उसको कवर कर लेंगे। तो बिंदास अभी होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। चलेगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये राज कवि थे। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो आपको बताना है जो गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी, जो टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। राजस्व कर, कर बोलते हैं, ठीक है, कर, टैक्स, वही उसी का दर पूछ रहे हैं। उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड है, सीजी टेट लेवल पे है, पेपर 2 में जैसा आ सकता है, शिक्षक के वर्ग 2 में जैसा आ सकता है, जैसा शिक्षक वर्ग व्यापम लेवल पे मैं क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, जैसा अभी तक के पैटर्न चलते आ रहा है। चलिए जल्दी बताएंगे इसका, गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपज का 6वां भाग, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 6वां भाग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? मतलब जो दान में देते हैं ना, तो किस वंश के शासक थे? अब स्वाभाविक बात, हमारे सिलेबस में 2 ही चीज पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश और गुप्त वंश, तो ये दोनों में से आंसर आएगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाया करिए, ठीक है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुष्ठान में दिए थे, अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश हो गया, पाल वंश होगा, राष्ट्रकूट होगा, प्रतिहार हो गया। चलिए कमेंट करेंगे फिर भी। सभी का आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन दिख रहा है। हमारे सिलेबस में तो केवल गुप्त और मौर्य है, ठीक है। तो याद रखेंगे मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुष्ठान में कौन दिया था? गुप्त वंश वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त है, उसका जो अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं उसके, तो किस अभिलेख में उसके सैनिकों के जो उपलब्धियां हैं उसका वर्णन किया गया है? बताना है। ऑप्शन ए है एरन अभिलेख, ऑप्शन बी है गया नालंदा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी प्रयाग। तो चलिए बताइए किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, ताकि जितने भी अभी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का, प्रयाग प्रशस्ति, उसी में सैनिक को जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब तो ऐसे भी नाम से भी स्पष्ट है, प्रशस्ति मतलब उपलब्धियां, ठीक है। तो उसमें सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चलेगा, क्रम से आपको जमाना रहता है कि कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद कौन किसने शासन किया। तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। चलिएगा इसको जमाइएगा। इसमें के एक पहला और एक दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसा, ठीक है, लिखा नहीं है, टाइप मिस्टेक छूट गया। तो आप 2 बार आए थे चंद्रगुप्त, पहला द्वितीय, तो आप जमा लीजिएगा इसको। चलिए जल्दी जमाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन देख लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 4 3 2, ऐसे करके देख लीजिए, कूट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यही सही है। ध्यान रखेंगे क्रम इसका, सबसे पहला आएगा आपका चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, 1 2 3 4,
क्रम याद रखेंगे। गुप्त वंश में सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त आया, फिर कौन आया? समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर समुद्रगुप्त आया। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा क्वेश्चन है, कथन कारण वाले भी क्वेश्चन मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको एडवांस लेवल पे जाना है। डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको थ्योरी पढ़ा के उसी को क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसा क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट फैक्ट वाले कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहे हैं। आपको जितना नया क्वेश्चन है, कथन कारण कूट वाले सब प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए बड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कथन क्या है? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन कारण है ये, ठीक है, वो कथन था, ये कारण रहेगा। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, तो आपको बताना है कथन और कारण के बारे में। पहला कथन क्या बोल रहा है? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। जो सैनिक जो अभियान चलाते थे उसपे आधार पे सामंती व्यवस्था देखा जा सकता था, और वो बोला है उसी के नाम से गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो दोनों सही है कि क्या है, आप देख लीजिए ऑप्शन ए क्या क्या बोला है। ए और आर दोनों सही है, आर और ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ध्यान से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। 30 सेकंड का भले समय ले लीजिए, लेकिन इसको देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, नया चीज़ है ये आप लोग के लिए। ए और आर दोनों सही हैं, मतलब ये दोनों, ये भी कथन भी सही गई है, कारण भी सही है, किंतु जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये उसके कारण को तो नहीं बता रहे क्यों देखा जा सक रहा है, ये तो बता रहे कि उसके कारण ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, ये कारण था, समझिएगा इस प्रकार क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के जो पतन हुआ उसमें का 3 कारण है, एक गलत है, उसी गलत को बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, चारों में से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है गुप्तों के पतन का, या आपको बताना है गुप्तों के पतन का कारण कौन सा नहीं था। निगेटिव चीज बताना है। चलिए बताएंगे। 28वां क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब आप समझिए क्वेश्चन को, गुप्त के पतन का कारण क्या है, ये तीनों हैं, ये नहीं है। तो क्या क्या कारण थे इसको भी याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन अगर आए गुप्तों के पतन का कारण कौन सा है तो आप ये भी याद रहे। पहला कारण क्या था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ हो जाना, मतलब कमजोर हो जाना। दूसरा हूणों का आक्रमण, बार बार हूणों का आक्रमण हो रहा था। तीसरा था प्रांतीय शासकों का विद्रोह। ये तीनों कारण थे, इसके कारण क्या हुआ था, जो गुप्त वंश का उसका पतन हो गया था। तो नहीं में ये आ गया सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। आंतरिक कला था ही नहीं उनमें, ठीक है, बाहरी था जो भी आक्रमण चल रहे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 28 का याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 फिर से कूट वाले क्वेश्चन है, पहले कूट को पढ़ लेते हैं। आपको एक तरफ दिया है शासक के नाम और दूसरी तरफ दिया मुद्रा। मतलब ये है कि मुद्रा के प्रकार पहले दिए हैं सूची 1 में, सूची 2 में शासक। तो किस शासक के समय कौन सी मुद्रा चलती थी या किस प्रकार के मुद्रा चलते थे? पहला मुद्रा का नाम पहले चारों देख लेते हैं। कुमार देवी प्रकार, बीड़ा वादक जिसमें बीड़ा बजाते हुए दिखेंगे, चक्र विक्रम प्रकार का, या कार्तिकेय प्रकार का। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको नए क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। शासक के देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। चलिएगा अब इसको हम लोग कूट आप देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, उसका सीधे हम लोग आंसर के साथ इसको याद करेंगे। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए साथ ही साथ याद कर लेते हैं, लाइन से ही है पर इसीलिए ऐसा जमाया जाता है ताकि आपको क्वेश्चन को याद करने में आसानी हो। देखिए समुद्रगुप्त एक इस कैसा प्रकार का मुद्रा चलाया था, तो ये है कुमार देवी प्रकार का। तो समुद्रगुप्त 1 का क्या है, कुमार देवी प्रकार, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त है, साले समुद्रगुप्त बोल रहा था मैं। पहला है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का है कुमार देवी प्रकार, ठीक है। दूसरा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का क्या है, तो ये है आपका बीड़ा वादक। समुद्रगुप्त का है बीड़ा वादक।
फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का है विक्रम चक्र विक्रम प्रकार का। फिर कुमारगुप्त प्रथम का है कार्तिकेय प्रकार। लाइन से है, याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला का ए आएगा, दूसरा का बी आएगा, तीसरा का सी, चौथा का डी। लाइन से है, चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी प्रकार, समुद्रगुप्त का वीणावादक, चंद्रगुप्त द्वितीय का चक्र विक्रम प्रकार और कुमारगुप्त प्रथम का कार्तिकेय प्रकार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वराजोछेता। देखिए मैं सारे प्रकार क्वेश्चन ले रहा हूँ जितने इंपॉर्टेंट व्यापक में बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे। याद रखेंगे सी टेट का नहीं है ये सिलेबस ना, तो सी टेट लेवल के या CGPSC लेवल के आपको इसको पढ़ेंगे मौर्यकाल गुप्तकाल के, तो फिर उतने अच्छे क्वेश्चन आपके कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो ऐसा लेवल से उस लेवल के क्वेश्चन आप एनालिसिस करके पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सर्वराजोछेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। इसका अर्थ क्या है? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला को उसको क्या बोला जाता है? सर्वराजोछेता। ये भी क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो पहले तो अर्थ याद कर लीजिए, क्वेश्चन में ही हमको एक और क्वेश्चन मिल गया। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला सर्वराजोछेता बोला जाता है उसको, की उपाधि किसने धारण की थी? अब आपको बताना है किसकी उपाधि किसको मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। याद रखेंगे, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला सर्वराजोछेता की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 9 PM पे डेली क्लासेस होती है, तो डेली 9 PM पे आप जुड़ा करें। ठीक है, जितने लोग भी यूट्यूब में आज पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट जाके चेक करिएगा। भरा पड़ा है पूरा CG टेट शिक्षक भर्ती के क्लासेस, निःशुल्क है, सारे क्लासेस देख लीजिएगा जाके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अब आपको एक तरफ दिया है प्रशासकीय विभाजन, दूसरा दिया है प्रशासक, तो आपको मिलाना है इनको। ठीक है, कि विभाजन किसने किया था, प्रशासक कौन थे उस समय। ठीक है, उसके प्रशासक मतलब ये है कि जो ये प्रशासकीय विभाजन है इसके मेन प्रमुख कौन होते थे, ये वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रशासक। जैसे भुक्ति के प्रमुख कौन थे आपको बताना है, इसमें ऊपरी, विषयपति, नगरपति, ग्रामिक। ठीक है, एक भुक्ति हो गया, प्रांत बोला जाता है, फिर उससे नीचे जिला होता था, फिर उसके नीचे नगर होता था, फिर उसके नीचे ग्राम होता है। क्रम भी याद रखेंगे। ठीक है, भुक्ति मतलब आपका राज्य, प्रांत, फिर विषय, जिला, फिर नगर, फिर ग्राम। और वैसे इधर प्रशासक है ऊपरी, विषयपति, नगरपति, ग्रामिक। तो आपको मिलाना है किसके प्रशासक को क्या बोला जाता था। चलिएगा जल्दी से आंसर करेंगे। 31 का कुट नीचे आप देख लीजिए। चलेगा, तो इसका भी वही है, सेम ए को ही हम लोग आंसर रखते हैं ताकि आपको याद करने में कठिनाई हो, क्योंकि अभी हम टेस्ट के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और आपको एग्जाम में ये ऐसा नहीं मिलेगा ना, एक सब में 1 2 3 4 मत लगा दीजिएगा, उसमें आपको चेंज करके देगा। हमको याद करने के लिए सादा सीधा सीधा बनाए रहते हैं। भुक्ति के जो प्रमुख होते थे उसको उपरिक बोला जाता है, विषय के जो प्रमुख होते हैं उसको विषयपति बोला जाता है, नगर के जो प्रमुख होते हैं उसको नगरपति बोलते हैं, और गांव के जो प्रमुख होते हैं ग्रामीण बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ, इसलिए मैं बोला आपको नई तैयारी की है तो भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। भुक्ति के प्रमुख को उपरिक, विषय, जिला के प्रमुख को विषयपति, नगर के प्रमुख को नगरपति, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक बोला जाता है। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सुमेलित नहीं है, बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का मंत्री, दूसरा है महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, तीसरा है विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, चौथा है महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। तो देखिए इस क्वेश्चन से क्या होगा, आपके 3 याद हो जाएंगे। एक तो गलत है उसको तो निकालना ही है, लेकिन अगर आप बस केवल वीडियो देख रहे हैं, अभी केवल कुछ नहीं पता फिर भी आप देख रहे हैं इसको, तो आपके 3 याद हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए डेली क्लास देखिएगा, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। चलिए, तो कौन सुमेलित नहीं है थोड़ा सा देखिए, जिनको पढ़े होंगे, जिनको पता होगा, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। तो देखिएगा कौन सा गलत नहीं है बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, मतलब ये गलत है, बाकी 3 हमको याद करना है। तो 1 से 3 तक के हम इसको याद कर लेते हैं। चलिए ये सही है।
महासंधि विग्रहिक को क्या बोलते हैं? युद्ध और शांति का मंत्री, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा है महादंड नायक। दंड मतलब क्या होता है? जो दंड देगा। दंड कौन देता है? सेना, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, जो विनय स्थापित करेगा, शांति स्थापित करेगा, तो कौन है? विनय कहाँ मिलता है हमको? धार्मिक धर्म से मिलता है, मंदिरों में मिलता है। तो धार्मिक मामलों का प्रमुख करके आप इसको याद कर लीजिएगा। और संधि, ये वाला भी आप बना सकते हो। संधि मतलब क्या होता है? जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको बीच में संधि बनाते हैं, तो युद्ध और शांति का मंत्री। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तीनों आपको याद होने चाहिए और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आपको एक तरफ दिया है क्षेत्र भूमि और दूसरी तरफ है कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं फिर से कई बार बोल चुका हूँ इस बात को, ताकि आप ध्यान दें, एक भी क्वेश्चन मत मिस करें, लास्ट तक बने रहे पूरा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वास्तु भूमि, अपरहत भूमि, अपरहत भूमि 2 बार इसको दे दिया, ध्यान रखेंगे। इसको देखते हैं क्या है। खील भूमि, कृषि योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि, जंगली भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो आपको इसके अर्थों से मिलाना है इसको। चलिए कूट देख के ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए। चलिए, तो इसका आंसर वही वैसे ही जमाए हैं, ऑप्शन वही ही आएगा, उसी अनुसार जमाए ताकि याद हो। ठीक है, तो देखिए वास्तु भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा अपरहत भूमि को निवास योग्य भूमि बोला जाता है। इसको थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, एक निवास योग्य भूमि और जंगली भूमि दोनों का अपरहत हो गया है, इसमें एक शब्द चेंज रहा होगा, गलती से वो टाइप में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, खील भूमि का आप याद कर लीजिए, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ठीक है, तो आप ये 2 को तो याद कर लीजिए। इन दोनों में से आपको देख के मैं आगे अगले क्लास में कवर करूंगा इसको, या कोशिश करेंगे, आप लोग को पता होगा। इसको थोड़ा सा सर्च मारिएगा, आपको मैं पिछले जो हुआ था क्वेश्चन वाला, इसी मौर्य काल का, इससे पहले वाला जो एपिसोड था, उसमें भी आपको मैं होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोग किसी ने भी उसको कमेंट बॉक्स में नहीं डाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें, कुछ भी होमवर्क मैं देता हूँ तो आप जब इसको ढूंढने जाएंगे तो आपको कई चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, गूगल में टाइप करेंगे तो। ठीक है, तो आप बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इसको आप टाइप करके बताइएगा अपराध भूमि किसको बोला जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, वास्तु भूमि कृषि योग्य भूमि बोला जाता है, खील भूमि आपके कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि किसको, इसमें भी अर्थ बताना है। श्रेष्ठी किसको बोला जाता है, सार्थ वाह किसको बोला जाता है, कुलिक किसको बोला जाता है, कायस्थ किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा, तब आप लोग को तो ये आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर क्या लेना रहता है टेस्ट में, क्योंकि याद करवाना है आपको, तैयारी करा रहे हैं हम लोग करके। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें डालें ताकि आपको सामने सामने एरो करके आपको याद करवा पाए। चलिए याद कर लेते हैं फिर इसको। श्रेष्ठी को क्या बोलते हैं, साहूकार। सार्थवाह को क्या बोलते हैं, व्यापारी। कुलिक किसको बोलते हैं, जो शिल्पी या कारीगर होते हैं। कायस्थ किसको बोला जाता है, जो लेखक होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता रहा होगा कायस्थ, लेकिन आप ऐसे ढूंढते तो 2 में फंसते, आप दोनों में से क्या होगा करके। ठीक है, तो श्रेष्ठी भी याद रखेंगे, साहूकार लोग को बोला जाता है। सार्थवाह व्यापारी को बोला जाता है। कुलिक आपके शिल्पी या कारीगर को बोला जाता है। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये सारे कई बार पूछे गए, व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिएगा, तो आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पुष्यभूति शासक में से किसने परम भट्टारक महाराजाधिराजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। निम्नलिखित पुष्यभूति शासक में से किसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, किसने धारण की थी यह बताना है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, भट्टारक, शासक, प्रभाकर वर्धन। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 35 का। प्रभाकर वर्धन ने क्या उपाधि धारण किया था, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए कूट वाले ज्यादा क्वेश्चन रखा हूं क्योंकि इससे आपको याद करवा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। एक तरह का आपके पुस्तक का नाम है, दूसरी तरह का आपके लेखक के नाम है। तो कादम्बरी के लेखक कौन थे, हर्ष चरित्र की जीवनी लिखी है उसका लेखक कौन थे, प्रियदर्शिका की कौन है, महावीरा रचित की कौन है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, आप लोग कोशिश कीजिए।
तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, लाइन से याद करते हैं। तो कादम्बरी के कौन है लेखक? बाण भट्ट, याद रखेंगे। ठीक है, कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। हर्ष चरित्र के कौन है? तो संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी को हर्ष चरित्र बोला जाता है। ठीक है, ये इधर का था ना जीवनी। हर्ष चरित्र क्या है? तो संस्कृत में जो हर्षवर्धन की जीवनी है उसको हर्ष चरित्र बोला जाता है। प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। महावीर रचित ये भावभूति के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिएगा इसको, सीधा सीधा है सब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 37 को हटा दिए हैं। ठीक है, केवल उन्हीं को ले रहे हैं जो छत्तीसगढ़ लेवल पे, सीजी टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती लेवल पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां कहाँ पाई गई है? चलिए गुप्त काल का क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृग मूर्तियां कहाँ पाई गई है? अहिछत्र, कौशाम्बी, राजघाट, भीतरगांव। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र। याद रखेंगे अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र में गंगा और यमुना नदी के जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो पाई गई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये लास्ट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग ने कंप्लीट किया, 2 क्लासेस में करके कंप्लीट किए हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोच्च उत्पादक था? तो गुप्त काल की बात की है हम लोग, तो उसमें ऐसा कौन सा शहर था जो रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था? पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद, गाजीपुर, वाराणसी। चलिए जल्दी से बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन हम लोग ने मौर्य और गुप्त काल से संबंधित किए। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आज हम लोग ने कितना किया, 20 से स्टार्ट किया, मतलब आज भी 19 क्वेश्चन हम लोग लगभग किए, 20 क्वेश्चन किए आज। ठीक है, तो कम से कम दोनों मिला के, दोनों पार्ट में 39 क्वेश्चन, कम से कम आपको 30 प्लस बनने थे। अगर आपका रिजल्ट 30 प्लस आ रहा है, 30 से ज़्यादा अगर आपको आंसर पता था, तब आपका डन है। सीजी टेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, शिक्षक भर्ती चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इससे कम है आप, तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा लेवल बढ़ाइए। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितने बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं 39 का क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वाराणसी। याद रखेंगे सर्वाधिक रेशमी वस्त्र उत्पादन कौन था? तो वाराणसी। ठीक है, कोई आंसर मिस्टेक हो गया होगा गलती से बताते समय, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक के नाम से। और ध्यान रखेंगे जिन लोग भी, आपको देखिए मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको सीजी टेट एक बार में क्लियर करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। एक एक टॉपिक वाइज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके में कॉन्फिडेंस आएगा और आप जाके एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो आप चाहते हैं पॉइंट पॉइंट में खेल होता है, तो आपके एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने संभावित हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से कीजिए, आज से कीजिए। आप केवल थ्योरी पढ़ते रहेंगे और ये सोचेंगे कि अभी थ्योरी नहीं पढ़ा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूँगा, तो थ्योरी पढ़ लेता हूँ बाद में करूँगा, तो गलत तैयारी, फिर आपका गलत दिशा में जा रहा है। आप क्या कीजिए, हम लोग का जो टाइम टेबल रहता है, जिस दिन का टाइम टेबल वही थ्योरी पढ़िए, फिर आके उसका प्रैक्टिस कीजिए। तीनों लाइन से चल रहा है हम लोग का। जो टारगेट देते हैं उसको आपको यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब में क्लासेस अगर हमारा है तो हमारा पढ़िए, किसी का टीचर का भी पढ़ लीजिए, कोचिंग किए वहाँ का नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, आप थ्योरी तैयारी कर लीजिए, फिर आके टेस्ट दिलाइए। डेली टेस्ट हो रहे हैं लगातार कंटिन्यू, सीजी टेट का पेपर 1 का, पेपर 2 का, सहायक शिक्षक का, शिक्षक का, सभी का टेस्ट ले रहे हैं एक एक टॉपिक वाइज। जैसे इसमें अभी हम लोग 20 क्वेश्चन ज़्यादा क्लास में कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के करा रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे टॉपिक के भी, ताकि आपको कोई बाहर का टेंशन ना लेना पड़े। अगर आप टेस्ट खुद बना सकते हैं क्वेश्चन तो आप बनाइए, नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसमें व्हाट्सअप मैसेज करके तत्काल जोड़िए, आज से प्रैक्टिस कीजिए। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। सीजी टेट वाले विशेष ध्यान दीजिए, आपके पास समय नहीं है, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट है। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा, आज ही जुड़ जाइएगा, समय वेस्ट मत कीजिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, समय इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास समय बहुत कम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास हो। ठीक है, अगला देखते हैं आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे, वैसा अगला क्लास लेके आएंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और जो होमवर्क देता हूँ उसको भी कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ है। टीम और एनर्जी के साथ नए क्वेश्चन लेके आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से भी 9 PM में उपलब्ध होगा।